बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुराना ने आप भी माएपांग को दबोच रखा था। मैंने इसकी तरफ छलांग लगा दी। मेरी टक्कर से वो माएपांग को साथ लेता हुआ जमीन पर ढेर हो गया। तानमोह की उम्र 45 और 50 के लगभग थी। वो लड़ाई बड़ाई का आदमी नहीं था और इसमें इतना हौसला भी नहीं था, लेकिन तुराना दराज कामत और हट्टा कट्टा आदमी था। इसकी उम्र भी 30 और 35 के दरमियान रही होगी। इससे मुझे मुकाबले की तवक्को थी। तुराना नीचे गिरते ही संभल गया था। इसने मुझ पर हमला आवर होने की कोशिश की, मगर मैंने इसकी ये कोशिश नाकाम बना दी। मेरी जोरदार साइड किक इसके कूल्हे पर लगी। वो लड़खड़ाया मगर संभल गया। मेरा ख्याल था कि वो फिर मुझ पर हमला करेगा, लेकिन इसने एक और हरबा इस्तेमाल किया। इसने बड़ी फुर्ती से माएपांग की तरफ छलांग लगा दी और इसे गिरफ्त में लेने की कोशिश करने लगा। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो माएपांग को गिरफ्त में लेकर मुझे मजीद कार्रवाई से रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन माएपांग की मज़ाहमत की वजह से वो अपनी इस कोशिश में भी कामयाब नहीं हो सका। मजीद बरा मैंने भी इस पर छलांग लगा दी थी। मैं तुराना को रगेदता हुआ दूर तक ले गया। माएपांग अपने आप को छुड़ाकर अलग हो गई थी। बोरीराम जख्मी होने के बावजूद तानमोह से लिपट गया था। तानमोह दौलत से खेलने वाला आदमी था। अय्याशियों ने इसे अंदर से खोखला कर रखा था। लड़ाई बड़ाई से तो वो बिल्कुल वाकिफ नहीं था। इसके बरअक्स बोरीराम की उम्र भी अगरचे 50 से ऊपर थी, मगर वो किसान था, धरती का सीना चीरने वाला। इसमें अब भी बहुत दमखम था। वो तानमोह को बुरी तरह रगेदता रहा था और तानमोह के मुंह से गंदी गालियां निकल रही थी। दूसरी तरफ बोरीराम के कुत्ते ने भी भौंक भौंक कर आसमान सर पर उठा रखा था। लगता था जैसे इस कुत्ते और तानमोह में जोरदार किस्म की गालियों का तबादला हो रहा हो। मैं तुराना को रगीता रहा था। एक मौका पर तुराना का दाव चल गया। वो मेरे सीने पर सवार हो गया। इसने मेरे गले को गिरफ्त में ले लिया था और दोनों अंगूठे मेरे नरखरे पर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए मैंने माएपांग की तरफ देखा। इसने लपक कर वो पिस्तौल उठा लिया जो शुरू में तानमोह के हाथ से निकलकर दरवाजे के करीब जा गिरा था। थाई और जान की छत पर खड़ी चीख रही थी। वो शायद नीचे नहीं उतर पा रही थी, क्योंकि हमारे छत पर चढ़ने के बाद बोरीराम ने दीवार के करीब ढेर पर से बहुत सी ईंटें हटा दी थी। मगर मुझे तुराना की गिरफ्त में देखकर इन दोनों ने बयाक वक्त छत से छलांग लगा दी। इसके साथ ही मुझे जानकी की चीख भी सुनाई दी थी। माएपांग पिस्तौल उठाकर हमारी तरफ लपकी। इसने पिस्तौल के दस्ते की जोरदार जरब तुराना के सर पर लगाई। तुराना कराहता हुआ एक तरफ उलट गया। इसकी गिरफ्त से निजात मिलते ही मैं उठकर खड़ा हो गया और इससे पहले कि मैं तुराना की तरफ बढ़ता, माएपांग पिस्तौल सीधा करके पे दर पे ट्रिगर दबाती चली गई। तुराना की सिर्फ एक चीख सुनाई दी थी। गोलियां इसके जिस्म में पेवस्त होती रहीं और वो मुर्गे बिस्मिल की तरह जमीन पर लौटता रहा। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर माएपांग के हाथ से पिस्तौल ले लिया। इसके चेहरे पर जुनून किसी कैफियत थी। इसने एक हाथ से पिस्तौल ले लिया और दूसरे हाथ से इसका कंधा थपथपाने लगा और फिर अचानक ही वो मुझसे लिपट गई। वो खजान सीधा पत्ते की तरह कांप रही थी। थाई दौड़कर मेरे करीब आ गई। मैंने माएपांग को इसके हवाले किया और दौड़कर बोरीराम और तानमोह के करीब पहुंच गया। बोरीराम अगरचे तानमोह को छोड़कर अलग हो गया था, मगर तानमोह पुश्त के बल बेहिस्सो हरकत अपनी जगह पर पड़ा था। जानकी इसी जगह पड़ी करा रही थी जिस जगह वो छत से गिरी थी। इसने दोनों हाथों से अपना बायां पैर पकड़ रखा था। मैं दौड़कर इसके करीब पहुंच गया और इसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की। वो यक बारगी चीख उठी। इसके टखने में मोच आ गई थी और वो इस पर दबाव नहीं डाल सकती थी। मैंने झुककर इसे गोद में उठा लिया और कमरे में ले जाकर तख्त पर बिठा दिया। थाई माएपांग को अपने साथ लिपटाए खड़ी थी। जानकी ने माएपांग को पकड़कर अपने साथ तख्त पर बिठा लिया। मैं कमरे से बाहर निकला तो थाई भी मेरे पीछे ही चली आई। बोरीराम ने एक बार फिर तानमोह को दबोच रखा था। मैंने आगे बढ़कर बोरीराम को खींचकर अलग कर दिया और तानमोह पर पिस्तौल तान लिया। उठकर खड़े हो जाओ, मैंने गुर्राते हुए कहा। अपने साथी का अंजाम देख चुके हो। अगर तुमने कोई होशियारी दिखाने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम इससे भी ज्यादा बुरा होगा। इसकी हालत देखकर मैं दावे से कह सकता था कि वो किसी गड़बड़ के बारे में सोच भी नहीं सकता था। अपने आदमी का अंजाम देकर इसकी सारी तर्रारी खत्म हो गई थी। वो उठकर खड़ा हो गया। थाई वांग वो थाई की तरफ देखते हुए बोला। इसकी आवाज में कपकपाहट थी। मैंने तुम्हारे साथ भलाई की और तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। मैं नहीं समझता कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। मैं इसके लिए तुम्हारी एहसानमंद हूँ, लेकिन किसी पर एहसान करने का ये मतलब नहीं होता कि इसके बदले की तवक्को रखी जाए। मुझे
मुझे जिंदा पाकर तुम मुझसे शादी करना चाहते थे। ये बहरहाल तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की थी। चंद लम्हों को खामोश हुई, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगी, ये महज इत्तेफाक था कि मेरे ये दोस्त हुए साई में नजर आ गए थे। मैं अगर तुम्हें इनसे मुतारफ करवा देती तो तुम यकीनन इन्हें पकड़वा देते या खत्म करवा देते, इसलिए मैंने तुम्हारे सामने इन्हें पहचानने ही से इनकार कर दिया था। लेकिन मैंने खुफिया तौर पर यह मालूम कर लिया था कि ये लोग कहाँ ठहरे हुए थे और फिर मैं इसी रात इनके पास पहुंच गई। ये लोग रात ही को वहां से रवानगी के लिए तैयार बैठे थे। मैं इनके साथ आ गई। वो एक बार फिर खामोश हो गई। इसने जमीन पर बैठे हुए बोरी राम की तरफ देखा, फिर दोबारा तानमोह की तरफ देखते हुए बोली, तुमने इन बेगुनाहों पर ज्यादती करके निहायत जलालत का सबूत दिया है। तुराना को तो इसके किए की सजा मिल गई। तुम्हारे लिए होना तो ये चाहिए कि तुम्हें ले जाकर पुलिस के हवाले कर दिया जाए। तुम अपने मुल्क में जरूर मुअज़्ज़ज़ होगे, मगर यहाँ तुम्हारे साथ मुजरमों जैसा सलूक किया जाएगा। तुम इस मुल्क की ईंट से ईंट बजाने का दावा कर रहे थे, अब तुम खुद हमारे रहमो करम पर हो। मैं वो एक बार फिर खामोश हो गई और चंद लम्हों बाद बात जारी रखते हुए कहने लगी, मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। तुमने मेरी जिंदगी बचाई थी। तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी के आखिरी लम्हों तक याद रखूंगी और इस वक्त मैं अपने कंधों पर तुम्हारा एहसान का कुछ बोझ इस तरह हल्का कर सकती हूँ कि तुम्हें यहाँ से जिंदा सलामत निकल जाने का मौका दिया जाए। मुझे यकीन है कि तुम लोग जिस कश्ती पर आए थे दरिया के साहल पर किसी जगह छुपा रखी होगी। अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग जाओ। हम तुम्हें सिर्फ 2 घंटे का वक्त दे सकते हैं। 2 घंटे गुजरने के बाद सरहद के इस तरफ दिखाई दिए तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी वक्त होगा। अब तुम जा सकते हो। थाई, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। थाई ने इसे कुछ कहने से रोक दिया। तुम मुझसे शादी के लिए मेरा फैसला सुनना चाहते थे। मैंने अपना फैसला सुना दिया है। अब तुम भाग लो यहाँ से। इस मौका पर बोरी राम ने मुदाखलत की कोशिश की, मगर मैंने इसे रोक दिया। इसके ख्याल में तानमोह को इस तरह छोड़ने की बजाय पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन मैंने इसे खामोश करा दिया। तानमोह कुछ देर खड़ा थाई की तरफ देखता रहा, फिर इसने मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में बेपनाह सर्द मोहरी थी और फिर वो मुड़कर खेतों में पगडंडी पर चलने लगा। कुत्ते ने भौंकते हुए इसका पीछा करने की कोशिश की, मगर बोरी राम ने इसे डांट कर दूसरी तरफ भगा दिया। हम देर तक वहीं खड़े तानमोह को खेतों में जाते हुए देखते रहे और जब वो दूर पहुंचकर निगाहों से ओझल हो गया तो हम भी कमरे में आ गए। मैं झुककर बोरी राम की टांग को देखने लगा। गोली इसकी पिंडली का गोश्त छीलती हुई चली गई थी। बहुत मामूली सा खून रिस रहा था। मैंने चादर की एक पट्टी फाड़कर इसके जख्म पर बांध दी और जानकी का पैर देखने लगा। टखने के आसपास सूजन बढ़ रही थी। छत से छलांग लगाते हुए जमीन पर इसका पैर सीधा नहीं पड़ा था, जिससे टखना मुड़ गया था। माएपांग इसके साथ लिपटी बैठी थी। खुद तकलीफ में होने के बावजूद जानकी ने एक हाथ से इसे अपने साथ लिपटा रखा था। माए की शर्ट तो फट गई थी। माएपांग का जिस्म अब भी हौले हौले कांप रहा था। जुनून की कैफियत में इसके हाथों एक कत्ल हो गया था और ये गालबन इसी खौफ का नतीजा था। मैं जानकी के पैर को टटोल कर देखने लगा। मार्शल आर्ट की तरबियत के दौरान में मेरे साथ भी इस किस्म की छोटी छोटी बातें होती रहती थी। मेरे दूसरे साथियों के साथ भी यही कुछ होता रहा था और मैंने ये भी सीख लिया था कि उखड़े हुए जोड़ किस तरह बिठाए जाते हैं। टखने के आसपास हल्का सा दबाव डालने से जानकी कराहने लगी। मैं इसके कराहने की परवाह किए बगैर टखने के आसपास पैर को टटोलता रहा और फिर हल्का सा झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज के साथ ही जानकी के मुंह से चीख निकल गई, मगर मैंने इसका पैर नहीं छोड़ा। बोरी राम भी शायद ऐसी चीजों से वाकिफ था। वो लपक कर किचन से सरसों के तेल की बोतल उठा लाया और खुद ही जानकी के पैर पर मालिश करने लगा। जानकी कराहते हुए मचल रही थी, मगर मैंने इसे दोनों हाथों से गिरफ्त में ले रखा था। बोरी राम ने चादर का एक लंबा टुकड़ा फाड़कर जानकी के पैर पर पट्टी बांध दी। थाई और माएपांग सामने वाले तख्त पर बैठ गई। थाई ने इसे अपनी आगोश में औंधा लिटा रखा था और आहिस्ता आहिस्ता इसका कंधा थपथपा रही थी। तुमने इसे छोड़कर अच्छा नहीं किया। बोरी राम थाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, इसे तो बांध कर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। ये दुरुस्त है, वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया था। हम इसे कानून के हवाले कर देते तो इसे सजा भी हो सकती थी, मगर तुमने शायद तस्वीर के दूसरे रुख पर गौर नहीं किया। मैंने कहा, दूसरा रुख क्या मतलब? बोरी राम ने उलझी हुई नजरों से मेरी तरफ देखा। तस्वीर का दूसरा रुख इससे भी ज्यादा खौफनाक है। मैंने कहा, तुम्हारी बीवी के हाथों एक कत्ल हो चुका है। अगर हम तानमोह को लेकर जाकर पुलिस के हवाले कर देते तो वो अपने आदमी की हलाकत का रोना रोता और इस तरह माएपांग भी
कानून की गिरफ्त में आ जाती और तुम भी इस चक्कर में फंस जाते। लेकिन वो कानून का मुजरम था, गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया था। बोरीराम ने कहा। बिलाशुबा वो मुजरम था, मगर सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है, किसी और को कानून हाथ में लेने और अपने तौर पर फैसले करने की इजाजत नहीं। मैंने कहा। बात बोरीराम की समझ में आ गई। इसने माएपांग के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, इसकी तौहीन की थी। माए ने इसे सजा दे दी, अगरचे इसने ये कदम निहायत इश्तियाल में उठाया था। ऐसी सूरत में इसके साथ कुछ कानूनी रियायत हो सकती है, लेकिन सजा से बहरहाल वो फिर भी न बच सकती। और तुम जानते हो कि जब कोई कानून के चक्कर में फंसता है तो इसे किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तुम दोनों को इन मसाइब से बचाने के लिए ही हमने तान मोह को जाने दिया था। अगर वो वापस जाने के बजाय अपने आदमी के कत्ल की इतला देने के लिए पुलिस के पास चला गया तो बोरीराम ने कहा, वो ऐसी हमाकत नहीं करेगा। मुझसे पहले थाई बोल पड़ी। वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया है। अपने मुल्क में वो कितना ही बार सूख सही, यहाँ इसकी हैसियत एक मुजरम की होगी। पुलिस कत्ल के बारे में कोई कार्रवाई करने से पहले इसे सलाखों के पीछे बंद कर देगी। नहीं बोरीराम, वो ऐसी हमाकत नहीं करेगा। इसने तो अपनी जान बच जाने पर शुक्र अदा किया होगा और मुझे यकीन है कि वो कहीं रुके बगैर चलता हुआ अब तक दरिया पर पहुंच चुका होगा। बाहर जो लाश पड़ी है इसका क्या करना है? जानकी ने हमारी बातों में मुदाखलत करते हुए कहा। वो अब अपने आप को कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। जाहिर है इसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने कहा, इसे मकान से कहीं दूर ले जाकर दफन करना होगा ताकि बाद में भी इसका सुराग न लगाया जा सके। थोड़ी देर बाद मैं और बोरीराम बाहर आ गए। बोरीराम 2 फावड़े भी ले आया था। वो लंगड़ा कर चल रहा था। मकान के पीछे काफी दूर जाकर एक मुनासिब जगह पर हमने गड़ा खोदने लगे। जमीन नरम थी, इसलिए 5-6 फुट गड़ा गहरा खोदने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई थी। गड़ा खोदने के बाद मैं लाश को घसीटता हुआ वहां तक ले आया। तोराना की लाश दफन करने के बाद हमने वापस आकर इस जगह की मट्टी खोदकर बराबर कर दी जहां तोराना कत्ल हुआ था और इसका खून फैला हुआ था। मुंह हाथ धोने के लिए हमें एक बार फिर मकान के पीछे नदी पर जाना पड़ा था। हम वापस आए तो ताई उठकर किचन में चली गई और थोड़ी सी देर बाद चाय बनाकर ले आई। इस वक्त हम सब ही चाय की तलब महसूस कर रहे थे। चाय पीने के दौरान में हम प्रोग्राम भी बनाते रहे। अब बोरीराम और माएपांग भी हमारे साथ जाने को तैयार थे। माएपांग बुरी तरह खौफजदा थी। इसने तो कह दिया था कि अब वो कई दिन तक यहाँ वापस नहीं आएगी। बोरीराम को जख्म के आराम की जरूरत थी और जाहिर है यहाँ वो अपना इलाज नहीं कर सकता था। चाय पीने के बाद मैं और बोरीराम बाहर आ गए। खच्चर की तैयार करने में मैं भी इसकी मदद करने लगा और फिर हम गांव से जो चीजें लाए थे वो भी गाड़ी में डाल दी। मैं, थाई और माए तो खुद ही गाड़ी पर सवार हो गई। अलबत्ता जानकी को मुझे गोद में उठाकर लाना पड़ा। माए ने अक्लमंदी ये की थी कि दोबारा जब वो थांग संग गई थी तो वापसी पर एक भी ले आई थी और इस वक्त दरवाजे पर वही ताला लगाया गया था। मैं बोरीराम के साथ अगले हिस्से में बैठ गया था। लगाम बोरीराम के हाथ में थी। सर्दी की वजह से अब इसके सर में हल्की हल्की तकलीफ भी शुरू हो गई थी। तारीकी में खेतों में 6 मील का ये फासला तकरीबन 1 घंटे में तय हुआ। खच्चर बहुत ही सुस्त रफ्तार था। वैसे भी अंधेरे की वजह से गाड़ी बार बार रास्ते से उतरकर कच्चे में घुस जाती थी, जिसे निकालने के लिए मुझे ही नीचे उतरकर जोर लगाना पड़ता था। थांग सांग खासा बड़ा कस्बा था। इस वक्त रात के 11 बज चुके थे, लेकिन कस्बे में अभी रौनक थी। बोरीराम को कस्बे के बैरूनी इलाके में मुख्तलिफ कशादा सड़कों पर से होता हुआ एक मकान के बहुत बड़े फाटक के सामने आकर रुक गया। इसने नीचे उतरकर आहनी चादर वाले गेट को जोर से खटखटाया और दोबारा गाड़ी पर बैठ गया। चंद मिनट बाद गेट खुल गया। बोरीराम गाड़ी को अंदर ले गया। गेट के अंदर बहुत वसी और अरीज कंपाउंड था। वहाँ बहुत कमरे थे जहाँ रोशनी हो रही थी। बोरीराम ने जोर लगाकर एक तरफ रोक ली। इस दौरान में गेट खोलने वाला जिम्मे वहाँ पहुँच गया। वो रोशनी में आया तो पता चला कि वो एक उम्र रसीदा औरत थी। माएपांग गाड़ी रुकते ही छलांग लगाकर नीचे आ गई और इस औरत से लिपट कर वो औरत माए की वालदा थी। ये बात रास्ते ही में तय हो गई थी कि बोरीराम के घर वालों या किसी और को असली बात नहीं बताई जाएगी। अलबत्ता ये बताया जाएगा कि फार्म पर काम के दौरान में बोरीराम को चोट लग गई थी, जिस वजह से इन दोनों को वापस आना पड़ा और हम चियांग खून से चियांग साइन की तरफ जा रहे थे कि रास्ता भटक कर इनके फार्म हाउस की तरफ निकल गए और ये लोग हमें साथ ले आए। बोरीराम
राम की कोई औलाद नहीं थी, इसका कोई बहन भाई भी नहीं था। माएपांग की माँ और इसकी बड़ी बहन इस मकान में रहती थी। बोरी राम ने गाड़ी पर बैठे बैठे अपनी सास को एक मन गढ़ंत कहानी सुना दी। मैंने नीचे उतरकर इसे गाड़ी से उतरने में मदद दी। बोरी राम ने अपनी सास को यह भी बता दिया था कि मेरी एक साथी के पैर पर भी चोट लगी हुई है और वो चल नहीं सकती। बोरी की सास ने कमरों के सामने खड़ी हुई अपनी दूसरी बेटी से ऊंची आवाज में कुछ कहा और फिर मुझे बताया कि मैं जानकी को वहां ले जाऊं। मैंने जानकी को गोद में उठा लिया। माएपांग अपने शौहर को सहारा देकर चलने लगी। थाई हमारे साथ साथ चल रही थी। बोरी राम की सास खच्चर को गाड़ी से खोलने लगी थी। मैं जानकी को लेकर इस कमरे में दाखिल हो गया जिसके दरवाजे पर खड़ी हुई माएपांग की बहन ने इशारा किया था। वो भी मेरे साथ ही अंदर दाखिल हुई थी। मैंने जानकी को बेड पर बिठा दिया और माए की बहन की तरफ देखने लगा। इसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि कब और कहां देखा था। चंद सेकंड बाद जैसे ही थाई कमरे में दाखिल हुई, माए की बहन इसे देखकर उछल पड़ी। थाई भी इसे देखकर चौंक गई। अरे इंजाक तुम? थाई के मुंह से बेइख्तियार निकला और इंजाक भी अरे थाई कहते हुए इससे लिपट गई। ये अजीब इत्तेफाक था कि दरियाई सरहद पार करने के बाद हम पनाह लेने के लिए बोरी राम के फार्म हाउस में रुके थे। इन दोनों मियाँ बीवी ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, बल्कि हमारी वजह से अपनी जानें भी खतरे में डाल दी थी। और यहाँ बोरी राम की साली इंजाक थाई की शनासा निकली थी। और फिर ये इंकिशाफ भी मेरे लिए बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि जिस जमाने में थाई बैंकॉक में मसाज पार्लर चलाया करती थी, इंजाक भी इसके पास काम करती थी। इंजाक इसके एक मसाज पार्लर ब्रांच की इंचार्ज थी। और फिर मुझे भी याद आ गया कि मैंने इंजाक को कहाँ देखा था। दरअसल मैंने इंजाक को नहीं बल्कि थाई के बंगले में मौजूद एक एल्बम में इसकी तस्वीर देखी थी। वो तस्वीर निहायत मुख्तसर लिबास में थी और अब इसके बारे में बहुत कुछ समझ गया था। मेरी वजह से जब थाई पर दारा और टाइगर का कहर नाज़िल होना शुरू हुआ तो इसका सारा बिजनेस चौपट होकर रह गया था। इसने अपना वो मसाज पार्लर इंजाक को देने की पेशकश की थी, लेकिन वो इसे नहीं चला पाई थी और छोड़कर चली गई थी। माएपांग और बोरी राम भी इस कमरे में आ गए और जब इंजाक ने इन्हें थाई के बारे में बताया तो बोरी राम की आंखों में चमक सी उभर आई थी। इंजाक की बातों ने इस कहानी की तस्दीक कर दी थी जो हम अपने बारे में पहले ही बोरी राम को सुना चुके थे। माएपांग की माँ कमरे में आकर देर तक बोरी राम से सवाल जवाब करती रही। बोरी राम ने इसे बताया कि काम करते हुए लोहे का नोकदार सरिया इसकी टांग के गोश्त को चीरता हुआ चला गया था। इंजाक माँ ने इसकी तरफ देखते हुए कहा, तुम इन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। इसके जख्म की ड्रेसिंग बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन हो गया तो जख्म बिगड़ जाएगा। और माए तुम भी बोरी को दूसरे कमरे में ले चलो। माएपांग की माँ चली गई। माए भी बोरी राम को दूसरे कमरे में ले गई और इंजाक भी खाने का बंदोबस्त करने के लिए कमरे से निकल गई। हमें बोरी राम और माएपांग की वजह से कुछ हौसला तो था ही, इंजाक की वजह से मजीद इत्मीनान हो गया। जानकी की वजह से हमें तकरीबन एक हफ्ता वहाँ रहना पड़ा। इस दौरान में एक मखसूस तेल से जानकी के पैर की मालिश होती रही जिससे इसे काफी फायदा हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। इस एक हफ्ते के दौरान में हमें बहुत सी बातें हुई थी। इंजाक थाई के बारे में बहुत कुछ जानती थी कि इसके साथ क्या हुआ था। वो थाई से पेश आमदा हालात के बारे में पूछती रहती। हमारी बातों में अक्सर सरदार थालूब का भी जिक्र आता। इंजाक अक्सर चियांग शाइन में जाती रहती थी। इसने बताया कि 3-4 महीने पहले सरदार थालूब के तबाहशुदा मकान की जगह नया मकान तमीर हो चुका है। मजीद 2 दिन गुजारने के बाद बिल आखिर हमने चियांग शाइन जाने का फैसला कर लिया। इंजाक भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गई। इंजाक माएपांग से 3 साल बड़ी थी। इसके दूसरे बहन भाई अलग मकान में रहते थे। इस रोज हम बोरी राम और माएपांग से रुखसत होकर शाम की आखिरी बस से चियांग शाइन के लिए रवाना हो गए। इस वक्त दिन की रोशनी थी, लेकिन पहाड़ियों में रास्ता निहायत दुश्वार गुजार होने की वजह से बस की रफ्तार बहुत कम थी। 12 मील का फासला तकरीबन 1 घंटे में तय हुआ। चियांग शाइन पहुंचे तो 8 बज रहे थे। मैं 1 साल बाद इस शहर में आया था। होटलों और नाइट क्लबों के नियॉन साइन जगमगा रहे थे। जिस जगह हम बस से उतरे थे वहाँ से सरदार थालूब के बंगले का फासला तकरीबन 1 मील के लगभग था और हमने ये फासला पैदल ही तय करने का फैसला किया था। 1 साल पहले जब हम यहाँ थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए थे। हमें कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी। इस वक्त हम आजादी से टहलते हुए चल रहे थे। हालांकि मैं जानता
जानता था कि इस शहर में अब भी मेरे बहुत से दुश्मन मौजूद थे और बोरी राम ने मुझे खबरदार भी कर दिया था। हम चारों बातें करते टहलते हुए चल रहे थे कि सामने से आने वाली एक तेज रफ्तार टर्बो जीप हमारे करीब से गुजर गई, लेकिन ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज सुनकर पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 50 गज दूर जीप रुक गई और फिर वो यू टर्न लेकर वापस आने लगी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने थाई वगैरह को किसी मुमकिन खतरे से आगाह कर दिया और जेब से वो पिस्तौल निकाल लिया जो चंद रोज पहले तक तानमोह की मलकियत था। इसमें 2 या 3 से ज्यादा गोलियां होंगी, मगर हंगामी सूरत हाल में ये भी कारआमद साबित हो सकती थी। पीछे से आने वाली जीप हमारे करीब से गुजरकर ब्रेकों की तेज चिरचिराहट की आवाज से हमसे चंद गज आगे रुक गई। हम रुक गए। मैं किसी भी सूरत हाल का सामना करने के लिए तैयार था। जीप का ड्राइवर साइड का दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी उतरकर हमारी तरफ लपका। करीब ही एक नाइट क्लब की पेशानी पर रंग बिरंगा नियॉन साइन जगमगा रहा था। वैसे इस जगह काफी रोशनी थी। इस दराज कामत शख्स को जीप से उतरकर अपनी तरफ लपकते देखकर मैं उछल पड़ा। वो सरदार थालूब था। सरदार थालूब की गर्मजोशी काबिले दीद थी। वो मुझसे इस तरह मिला जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ सगा भाई मिल गया हो। वो बार बार मेरा मुंह चूम रहा था, गले लगाकर बेंच रहा था। थाई और जानकी से भी वो इसी गर्मजोशी से मिला था। अलबत्ता इंजाक से इसने हाथ मिलाने पर ही इक्तफा किया था। हम कुछ देर तक वहीं खड़े बातें करते रहे। फिर सरदार थालूब के साथ इसकी टर्बो जीप में बैठ गए। फिर जैरो की ये जीप बहुत शानदार थी। थाई वगैरह पिछली सीटों पर बैठ गई थी और मैं आगे पैसेंजर सीट पर बैठ गया। सरदार खूब इस वक्त किसी काम से मायसीन की तरफ जा रहा था कि हमसे मुलाकात के बाद इसने इरादा बदल दिया और जीप का रुख अपने बंगले की तरफ मोड़ दिया। पहले यहाँ कदीम तर्ज की इमारत हुआ करती थी जो जनरल खुरार के आदमियों ने रातों से तबाह कर दी थी। इसकी जगह अब बड़ी शानदार जदीद तर्ज की इमारत नजर आ रही थी। जीप जैसे ही गेट में दाखिल हुई मुझे लूमा नजर आ गया। इसके साथ 2 कबायली और भी थे। वो तीनों इमारत के वसी बरामदे में कुर्सियों पर बैठे हुए थे, लेकिन जीप को गेट में दाखिल होते ही देखकर उठ गए थे। मुझे और थाई को जीप से उतरते देखकर लूमा पहले तो हैरत से हमें घूरता रहा, फिर कुछ झिझका और फिर दौड़कर मुझसे लिपट गया। इसने भी सरदार थालूब ही की तरह गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। देख लो सबको तुमसे कितनी मोहब्बत है, सरदार थालूब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा। तुम लोगों के लिए सब मुतफक्किर थे, अब देखो लूमा का चेहरा कैसे खिल उठा है। हमारे दिलों से भी किसी की मोहब्बत कम नहीं हुई। मेरी बजाय थाई ने जवाब दिया, हम भी हर लम्हा तुम सबको याद करते रहे हैं, बल्कि मैंने तो मरने से पहले भी तुम सबको याद किया था। मरने से पहले क्या मतलब? सरदार थालूब ने इसे, तुम कहना क्या चाहती हो कि तुम मर चुकी हो और इस वक्त हमारे सामने तुम्हारी रूह खड़ी है? यही समझ लो थालूब, मैंने कहा। ये थाई का दूसरा जन्म है। मैं समझा नहीं। सरदार थालूब के लहजे में अब भी हैरत थी। लंबा किस्सा है, इत्मीनान से बताऊंगा, मैंने जवाब दिया। अच्छा चलो अंदर तो चलो, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ कि तुम लोगों को बाहर ही रोके हुए हूँ। और लूमा, वो लूमा की तरफ घूम गया। तुम्हारे मेहमान आए हैं, इनकी कोई खातिर नहीं करोगे? क्यों नहीं सरदार, लूमा बोला। पहले मैं इन्हें काफी पिलाऊंगा और फिर इनके लिए थाई सूप और खाना तैयार करूंगा। हम सरदार थालूब के साथ अंदर आ गए और पहले घूम फिर कर मकान देखने लगे। मकान पहले से बड़े रकबे पर तामीर किया गया था। कमरों की तादाद भी ज्यादा थी और वो पहले से ज्यादा कुशादा भी था। ऊपर जाने के लिए गोल जीना था। ऊपर की मंजिल पर भी 5 कमरे थे। हम घूम फिर कर नीचे निशेस्तगाह में आ गए। तमाम कमरे बहुत शानदार थे, फर्नीचर से आरास्ता थे, बहुत शानदार। जानकी ने कहते हुए एक बार फिर इधर उधर देखा, लेकिन एक चीज की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। तुम जिस चीज की कमी महसूस कर रही हो वो इस वक्त चांग राय में है, सरदार थालूब ने मुस्कुराते हुए पूछा। थालूब के इस जवाब पर जानकी ने बड़ा जानदार किस्म का कहकहा लगाया था। पहले तो मैं मतलब नहीं समझ सका, फिर बात समझ में आ गई। जानकी ने रंगोली की कमी का जिक्र किया था। रंगोली चांग राय में क्या कर रही है? इससे तो यहाँ होना चाहिए था। मैंने थालूब की तरफ देखते हुए कहा। इसे रक्स से इश्क है, थालूब ने जवाब दिया। यहाँ इस छोटे से शहर में इसे मौका नहीं मिलता। यहाँ इसके फन की दाद देने वाला भी कोई नहीं। फनकारों को दाद की तलब होती है और दाद वहीं मिलती है जहाँ कदरदां हो, और कदरदां चांग राय और बैंकॉक जैसे बड़े शहरों ही में होते हैं। मैं इसके शौक में मुजाहिम नहीं होना चाहता, इसलिए इसे खुली छूट दे रखी है। जानकी ने इसका जुमला मुकम्मल कर दिया। छूट?
तालुब ने हैरत से इसकी तरफ देखा। मैं इस पर पाबंदी लगाने वाला कौन होता हूँ? मेरा ख्याल है कि तुम दोनों के बीच में जो हिजाब है इसे अब खत्म हो जाना चाहिए। जानकी ने सरदार तालुब के चेहरे पर नजर जमाते हुए कहा। हिजाब? तालुब के मुंह से बेइख्तियार गहरा सांस निकल गया। इसी वक्त लोमा काफी लेकर आ गया। दूर से मैंने इसकी गुनगुनाहट की आवाज सुनी थी, लेकिन करीब आकर इसने गुनगुनाना बंद कर दिया। काफी आने के बाद गुफ्तगू का मौजू भी बदल गया। थाई ने इंजाक का तारफ कराया जो अब तक खामोश बैठी हुई थी, और इसके साथ ही बोरी राम और मायपांग का जिक्र भी आया, और इनके साथ तानमोह का जिक्र भी जरूरी हो गया। तानमोह? सरदार तालुब के लहजे में हैरत थी। वो हरामी यहाँ कैसे आ गया? वो थाई के पीछे आया था, मैंने कहा, और फिर मैं इसे थाई के बारे में तफसील से बताने लगा। मैं तानमोह को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वो बहुत हरामी आदमी है। तालुब ने मेरे खामोश होने पर कहा। ये थाई की खुशकिस्मती है कि इसके चुंगल से बची रही। मैं आज ही सरहदी चौकी के कमांडर को फोन करके इसके बारे में बता देता हूँ। अगर तानमोह थाई सरहद में मौजूद हो तो इसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और तुम लोग? वो इंजाक की तरफ देखने लगा। बोरी राम और मायपांग को इससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मायपांग के हाथों अगर किसी का कत्ल हुआ है तो इसमें मायपांग के इरादे का कोई दखल नहीं था। इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए इश्तियाल में गोली चलाई थी और इसकी जिम्मेदारी है तानमोह पर आयद होती है, जिसने अपने आदमी को मायपांग पर मुजरमाना हमला करने पर उकसाया था। बहरहाल मैं इस सिलसिले में भी बात करूंगा और तुम लोगों को खौफजदा होने की जरूरत नहीं थी। इंजाक हैरत से हम सब की सूरतें देख रही थी। इसके लिए तो ये इंकशाफ ही बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि इसकी छोटी बहन के हाथों कोई कत्ल हो चुका है। इंजाक, इसकी माँ को तो हमने तानमोह और इसके कत्ल के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। वक्फे वक्फे से गुफ्तगू का मौजू भी बदलता रहा। सरदार तालुब कह रहा था, मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम लोग जनरल खुराट को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद गोल्डन ट्राई एंगल से बर्मा की तरफ निकल गए हो, लेकिन थाई के बारे में मुझे पता नहीं चला था कि इस पर क्या बीती थी, और फिर इसके कई महीनों बाद तक तुम लोगों के बारे में भी कोई खबर नहीं मिली। बिल आखिर एक रोज मैंने महाराज से राब्ता किया तो मालूम हुआ कि तुम लोग शाओलिन टेम्पल पहुंच चुके हो, लेकिन थाई का कोई जिक्र नहीं हुआ था। मैं बहरहाल मुतमिन हो गया कि तुम लोग खैरियत से हो। खैरियत? मैंने गहरा सांस लेते हुए जवाब दिया। जनरल खुराट और दारा के आदमियों ने तो आखिर तक वहाँ भी हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर हेक्सियान और मेगा तेराड के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, सुना है कि दारा आजकल फिर बैंकॉक में है। सुना तो मैंने भी यही है, तालुब ने जवाब दिया, लेकिन इसे यहाँ आए हुए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। वो वैसे भी पसे मंजर में है। बहरहाल अब तुम लोग आ गए हो, तलाश कर लेंगे इसे। 10 बजे के करीब लोमा ने खाना तैयार हो जाने की इतला दी। हम लोग शिस्तगाह से उठकर ड्राइंग रूम में आ गए। बड़ी सी मेज लवाजमात से भरी हुई थी। लोमा ने खाना तैयार करने में बड़ी उजलत दिखाई थी। यूं तो तमाम ही खाने मजेदार थे, मगर थाई सूप की अपनी ही लज्जत थी। खाने के बाद मैंने फोन पर बैंकॉक में महाराज का नंबर मिलाया। वहाँ से पता चला कि महाराज इस वक्त जिम्नाजियम में है और देर तक वहीं रहेंगे। मैंने क्रेडल टेप करके जिम्नाजियम का नंबर मिलाया। कॉल मास्टर हुचन ने रिसीव की थी। मेरी आवाज सुनते ही शायद वो उछल पड़ा था। हे वजदान, वो चीख कर बोला, कहाँ गायब हो तुम? शाओलिन टेम्पल से तो तुम कई रोज पहले रवाना हो गए थे। यस मास्टर, मैंने जवाब दिया। हमारा ख्याल था कि हम चीन की सरहद से बर्मा में दाखिल होकर कंचन बोरी की तरफ से थाईलैंड आएंगे, मगर हम गलती से लाओस की सरहद में दाखिल हो गए। चंद रोज पहले मेकांग पार करके हम थाईलैंड में दाखिल हुए हैं और इस वक्त चियांग साइन में सरदार तालुब के मेहमान हैं। ओह, मास्टर हुचन की आवाज सुनाई दी। मुझे तुम्हारे आने की खुशी है। तुम लोग ठीक हो ना? थाई और जानकी कैसी हैं? हम सब ठीक हैं, मैंने जवाब दिया। तुम कैसे हो? महाराज कैसे हैं? मैंने पूछा। बिल्कुल ठीक। लो महाराज से बात करो। मास्टर हुचन ने चंद लम्हे खामोशी रही, फिर रिसीवर पर महाराज की आवाज सुनाई दी। हेलो वजदान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ महाराज, आप कैसे हैं? मैंने पूछा, और फिर तकरीबन आधे घंटे तक महाराज से बातें होती रहीं। महाराज ने थाई, जानकी और सरदार तालुब से भी बात की। उन्होंने सरदार तालुब से कहा था कि वो हमें लेकर जल्द बैंकॉक पहुंच जाए। फोन बंद करने के बाद हम फिर बातों में मसरूफ हो गए। जानकी, थाई और इंजाक एक कमरे में जाकर सो गई थी। मैं और सरदार तालुब ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे। हमारी बातों का सिलसिला खत्म ही नहीं हो रहा था। हमारे पास करने को बहुत सी बातें थी। मैंने सुना था कि तुम्हें हुकूमत में किसी बड़े ओहदे की पेशकश भी की गई थी। मैंने सरदार तालुब की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, और ये पेशकश मेरी खिदमात से मुतासर होकर की गई थी, लेकिन मैं
मैंने जो कुछ भी किया था वो किसी मुआवजे या लालच के लिए नहीं किया था। वतन की खिदमत के लिए किसी ओहदे की जरूरत नहीं होती। कोई भी मुहब्बे वतन सरकारी ओहदों से बेनियाज होकर भी वतन की मोहब्बत खिदमत कर सकता है। और फिर मेरे ऊपर अपने कबीले की भी जिम्मेदारियां हैं। मेरे लिए यही बहुत बड़ा इनाम है कि हुकूमत ने मेरी खिदमत का एतराफ किया और इस सरहद के हवाले से मेरे मशवरों को अहम समझकर इन पर अमल दरामद किया, जिसके नतीजे में इस इलाके में जनरल खुराट के आदमियों की मुदाखलत कुछ कम हो गई है। इसलिए कई अड्डे तो हमने इसी जमाने में खत्म कर दिए थे। अभी कुछ अड्डे बाकी हैं जो निहायत खुफिया हैं और मुझे यकीन है कि हम आहिस्ता आहिस्ता इन्हें भी खत्म कर देंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज है कि हुकूमत अब मुझसे मशवरे लेती है। वो चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए कहने लगा, बर्मा और लाओस की सरहद की तरफ बाज कबाइल अब भी पोस्त की काश करते हैं। मंशियात के बैनुल अक़वामी स्मगलर भारी मुआवजे पर इनसे फसल खरीद लेते हैं, जिनसे तैयार होने वाली मंशियात इंसानियत की तबाही का बायस बनती हैं। ये कबाइल भी पोस्त काश्त करने पर मजबूर हैं। इस पर एक तो मेहनत कम होती है और मुआवजा ज्यादा मिलता है, दूसरे इनके पास इतने वसाइल नहीं कि इन जमीनों पर कुछ और काश्त कर सकें। मैंने हुकूमत को तजवीज पेश की थी कि इन इलाकों में लीची और स्ट्रॉबेरी की काश्त हो सकती है, मगर काश्तकारों के पास इतने वसाइल भी नहीं और इन्हें इन फसलों का ज्यादा मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हुकूमत इनकी माली मुआवनत करे तो सेहतमंद फसलें काश्त करके पोस्त की काश्त को बतदरीज कम किया जा सकता है। हुकूमत ने मेरी ये तजवीज मान ली और गुज़श्ता 4-5 महीनों से इस पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में मुझे बार बार बैंकॉक भी जाना पड़ता है और इन कबायली इलाकों के दौरे भी करने पड़ते हैं। वो एक बार फिर खामोश हो गया। मैं इसकी तरफ देखता रहा। तकरीबन 1 मिनट की खामोशी के बाद सरदार तालुब ने दोबारा लब कशाई की। वो कह रहा था, हम इस बुराई को मुकम्मल तौर पर खत्म तो नहीं कर सकते, मगर इसे कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। 1 साल पहले जब तुमसे मुलाकात हुई थी तो मैं तुम्हारी बातों से बेहद मुतासर हुआ था। अगरचे इस वक्त भी मैं मंशियात के खिलाफ था, अपने जेरे असर इलाकों में पोस्त की काश्त का खात्मा कर चुका था, लेकिन तुम्हारी बातों और तुम्हारे ख्यालात ने मेरे ख्यालात को महमीज किया और मैं हर तरह से तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हो गया। ये हमारी मुश्तरका मुहिम का नतीजा है कि हम कम अज कम अपने इलाके में इस बुराई को किसी हद तक कम करने में कामयाब हो गए हैं। हम अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और एक न एक दिन कम अज कम अपने इलाके में इस बुराई का जड़ से खात्मा कर देंगे। मुझे सरदार तालुब की नीयत पर कोई शुबा नहीं था। इसने मेरे साथ मिलकर इसके लिए बहुत काम किया था। अपने कई आदमी मरवाए थे, अपनी जान खतरे में डाले रखी थी, अपना घर तबाह करवा लिया था, मगर इसके पाया इस्तकलाल में कोई लग़ज़श नहीं आई थी। इसमें भी कोई शुबा नहीं था कि इसके दिल में कोई लालच नहीं था। दिल में लालच होता तो वो इन सरगर्मियों में मेरा साथ ही न देता। अपने इलाकों में पोस्त काश्त करके ऐश करता, मगर इसके दिल में इंसानियत का दर्द था। वो जान गया था कि ये लानत इंसानियत को मफलूज कर रही है। इसने अपने इलाके में इसकी काश्त बंद करवा दी थी। इसे हुकूमत में एक बड़े ओहदे की पेशकश की गई थी, जिसे इसने कबूल नहीं किया था। लालच होता तो वो ये ओहदा कबूल करके भी ऐश कर सकता था, मगर इसने ऐसा नहीं किया। इसके मकान को राकेटों से हमला करके तबाह कर दिया गया था। हुकूमत की तरफ से इसे मकान के मुआवजे और तामीर की पेशकश भी की गई थी, लेकिन इसने ये पेशकश भी कबूल नहीं की थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।